नमस्कार दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के तीसरे वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड की। इन इकोनॉमिक्स, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। मतलब अर्थशास्त्र में मांग का आशय इच्छा या कहें एक ऐसी इच्छा जो कि एक ऐसी आवश्यकता, डिज़ायर मीन्स एक ऐसी आवश्यकता जिसके पीछे एक प्रभावपूर्ण इच्छा होती है और साथ ही साथ खर्च करने की एबिलिटी भी होती है, उसे मांग कहते हैं। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के प्रकार की बात करें तो डिमांड के प्रकार इस तरीके से हैं, मांग के प्रकार इस तरीके से हैं, जिसमें पहला है इंडिविजुअल डिमांड यानी व्यक्तिगत मांग। इंडिविजुअल डिमांड में कहते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल। जब एक सिंगल आदमी, एक अकेला आदमी या एक अकेला कंज्यूमर दिए हुए प्राइस पर, गिवन प्राइस पर एक निश्चित समय में जो वस्तु की मांग करता है, उसे ही इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अगर बात करें मार्केट डिमांड की, बाज़ार मांग की, तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला करके एक बाज़ार बनता है और जब वो सभी इंडिविजुअल एक साथ डिमांड करते हैं तो वो मार्केट डिमांड कहलाता है। मतलब जैसा लिखा है यहाँ पर, मार्केट डिमांड इज़ द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक दिए हुए समय में जो भी मांग की जाती है सभी कंज्यूमर्स के द्वारा, उसे बाजार मांग कहते हैं। तीसरा है जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या जॉइंट डिमांड में ये बताया गया है कि व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई वन सिंगल वांट, इट इज़ नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की डिमांड की जाती है साथ में और उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि वो दोनों मिल करके हमारी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या जॉइंट डिमांड कहते हैं। उदाहरण के लिए, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ मेकिंग टी वी नीड वाटर, टी पाउडर, sugar and milk. Thus, we can say that there is joint demand for these goods. चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, ये सभी चीज़ें जो चाहिए, दूध चाहिए, ये सभी चीज़ें हमें एक साथ जब हम इनको मिलाते हैं तब हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। तो इसलिए ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहलाती है। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कार और पेट्रोल, पेन एंड रिफिल, मोबाइल एंड चार्जर आदि। यानी कि ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम हिंदी में पूरक वस्तुएं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूरक वस्तुएं भी कह सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है कंपोजिट डिमांड। द डिमांड for a commodity which can be put to several uses is known as composite demand. In other words, it refers to the demand for a commodity which can be used to satisfy two or more wants. Example,
electricity can be used to satisfy the want of watching TV, using the washing machine, charging your mobile, etc. इसको समझने के लिए ऐसे समझें कि कंपोजिट डिमांड होती है, एक ऐसी डिमांड होती है जो कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। कोई ऐसी वस्तु जो बहुत सारे यूज़ में आती हो उसे हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं। और इसको कह सकते हैं कि एक ऐसी वस्तु की डिमांड जो हमें कई तरह से सेटिस्फाइड कर सकती है। एग्ज़ाम्पल में इलेक्ट्रिसिटी है। बिजली क्या है? बिजली एक हमारे लिए यूज़फुल फैसिलिटीज़ हैं जिससे हम टीवी देख सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं। तो ये एक कंपोजिट डिमांड में शामिल होती है। उसके बाद अगला है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होती है? तो कॉम्पिटिटिव डिमांड की अगर हम जब बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव डिमांड में when two or more commodities can be used alternatively to satisfy the same want, then such goods are said to be substitute for each other. इसको ये बताने की कोशिश की गई जब दो या दो से अधिक वस्तुएं यूज की जाती हैं एक दूसरे के अल्टरनेटिव के रूप में, और चाहे आप पहली वस्तु को यूज करो और चाहे आप दूसरी वस्तु को यूज करो, दोनों ही आपको सेटिस्फैक्शन दे देती हैं। जैसे कि चाय और कॉफ़ी। तो चाय और कॉफ़ी दोनों ही जो है हमें एक सेम सेटिस्फैक्शन दे देती हैं। क्या दे देती हैं? सेम सेटिस्फैक्शन दे देती हैं। और हम इनकी जगह पर कोई भी जो है वस्तु यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम स्थानापन्न वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो इन्होंने यही बताया है कि when two or more commodities can be used alternatively to satisfy the same want, then such goods are said to be substitute for each other. Competitive demand refers to the demand for those goods which are substitute for each other. इसमें एग्जाम्पल में टी और कॉफ़ी हो सकता है, शुगर एंड जैगरी हो सकता है, पेप्सी एंड कोक हो सकता है, सर्फ एक्सेल टाइड वॉशिंग पाउडर हो सकता है। एक ही काम करते हैं जो वस्तुएं, वो इसके जो है एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगला है इनडायरेक्ट या ड्राइव डिमांड। द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड इन order to produce finished goods is called indirect demand. Indirect demand is also called as drive demand. It is the demand for producers goods. All factors of production have indirect demand. Example, demand for land, labor, capital, etc. is drive demand. इनडायरेक्ट डिमांड या ड्राइव डिमांड उस डिमांड को कहते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने उपलब्ध नहीं होती हैं। जैसे कि आपको प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करने के लिए आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। These are the factor of production. और ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये सभी हमारे इनडायरेक्ट डिमांड में या ड्राइव डिमांड में शामिल होते हैं। ये ऐसी डिमांड होती है जो कि दिखाई नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष रूप से बताई नहीं जाती, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसको जो है इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं। अगला है डायरेक्ट डिमांड। द डिमांड फॉर गुड्स
which satisfy the wants of consumer directly is called as direct demand. All finished goods or consumption goods have direct demand. Are finished goods और consumption goods are direct demand. अब इसमें किसी भी चीज़ के नाम ले सकते हो, बिस्किट ले सकते हो, सोप ले सकते हो, वॉशिंग मशीन ले सकते हो, टीवी ले सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें डायरेक्टली हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाइड कर देता है, तो उसको यहाँ पर डायरेक्ट डिमांड में रखा जाता है. एग्जाम्पल, डिमांड फॉर फूड, क्लोथ एंड हाउस आर द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डिमांड. यानी कि जो सामने से हम मांगते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, वो हमारा डायरेक्ट डिमांड कहलाता है. नाउ अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के ही कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पर. नंबर 1, ऑल डिज़ायर्स आर डिमांड. क्या सभी डिज़ायर डिमांड होती हैं, या मैं कहूँ कि क्या सभी इच्छा मांग होती है. तो इसका उत्तर क्या होगा, और इसको जो है हमें बताना है कि हम इसमें एग्री हैं या डिसएग्री हैं, और साथ ही साथ हमें इसके रीज़न भी बताने हैं. तो चलिए देखते हैं कि क्या सभी इच्छाएं मांग होती हैं या नहीं होती हैं. तो सबसे पहली चीज़ कि सभी इच्छाएं मांग नहीं होती हैं, इसलिए स्टार्टिंग में ही लिखा है आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट. रीज़न क्या है? इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिज़ायर. अगर एक नॉन इकोनॉमिक व्यक्ति से पूछोगे जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, तो वो तो यही कहेगा कि इच्छा ही मांग है. डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग. किसी चीज़ को पाना की लालसा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा डिज़ायर कहलाती है. इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. अब इसके पहले भी ये चीज़ बताया था कि इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या होती है, डिज़ायर तो होनी चाहिए, और डिज़ायर के साथ साथ क्या होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए. यानी कि इच्छा तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास विलिंगनेस, कह लीजिए कि विलिंगनेस भी इच्छा ही होती है, डिज़ायर लगभग दोनों मिलता जुलता है, लेकिन हमें विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, यानी कि हमारे पास खर्च करने की साधन भी होने चाहिए, भी होना चाहिए, तब वो जो है डिज़ायर होती है. तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स desire which is backed by willingness and ability to pay. Example, if a person has the desire to go on a vacation to Mauritius but does not have the money to go there, then it will simply be a desire and not a demand in economic sense. अगर किसी बंदे के पास बहुत इच्छा हो रही है कि वो मॉरिशस घूमने जाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ केवल इच्छा रहेगी, ये डिमांड नहीं बन पाएगी. और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे बताया है कि 10 डिमांड इज़ एन इफ़ेक्टिव डिज़ायर. हम डिमांड को इफ़ेक्टिव डिज़ायर भी कह सकते हैं. इसमें इन्होंने बताया है डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड. पहली चीज़ तो आपके पास इच्छा होनी चाहिए, खर्च करने की क्षमता होनी चाहिए, और खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि आप मॉरिशस जाना चाहते हैं, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आप
खर्च नहीं करना चाहते हैं, यानी आप बहुत कंजूस हैं, आप नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो फिर ये डिज़ायर आपके डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। पैसा होना चाहिए, साथ साथ पैसा खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए, तभी कोई डिज़ायर डिमांड बनती है। देयरफॉर ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड। तो हम कह सकते हैं कि सभी डिज़ायर डिमांड नहीं होती हैं। नेक्स्ट, when the prices of Giffen goods falls, demand for such goods rise। इसमें पूछ लिया है कि जब गिफेन गुड्स के प्राइस गिरते हैं तो ऐसे गुड्स की डिमांड बढ़ती है। क्या ये सही है? अगर सही है तो क्यों, और अगर गलत है तो क्यों? लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसने प्राइस के बारे में नहीं पूछा है, उसने प्राइस से रिलेट नहीं किया है कि प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, ये उसने नहीं रिलेट किया है। उसने क्या रिलेट किया है? गिफेन गुड्स जो होते हैं उनकी अगर प्राइस जो है वो गिरती है तो क्या गिफेन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ये पूछा है। इसको जानने के लिए आपको डिमांड के एक्सेप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें जो है एक एक्सेप्शंस है गिफेन गुड्स, या गिफेन पैराडॉक्स के नाम से भी पढ़ाया जाता है, या हिंदी में गिफेन का विरोधाभास भी कहते हैं इसको। अब इसके क्वेश्चन के क्या आंसर होंगे ये देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहली चीज़ कि आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, कि जब गिफेन गुड्स के प्राइस गिरते हैं तो गिफेन गुड्स की डिमांड बढ़ती नहीं है, क्योंकि ये इन्फीरियर गुड्स होते हैं। गिफेन गुड्स में घटिया किस्म की जो वस्तुएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है, और ये माना जाता है कि जब किसी बंदे के पास उसकी आमदनी कम होती है लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो वो अच्छी वस्तुओं को ना खरीद के जो सस्ती वस्तुएं होती हैं उनको वो खरीदता है, ताकि उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो यहाँ पर जो रीजंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं। नंबर 1, गिफेन गुड्स आर इन्फीरियर और लो क्वालिटी गुड्स लाइक वनस्पति घी, डालडा, लो क्वालिटी राइस एक्सेट्रास। दूसरा बताया गया, सर रॉबर्ट गिफेन ऑब्जर्व्ड अ बिहेवियर रिलेटेड टू ब्रेड इन्फीरियर गुड्स इन इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड में ब्रेड को लेकर के एक रिसर्च किया, तो उसमें उन्होंने ये समझा कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रिलेटेड टू ब्रेड इन्फीरियर गुड्स इन इंग्लैंड, उन्होंने ब्रेड को एक इन्फीरियर गुड्स के रूप में वहाँ पर महसूस किया। सी पॉइंट है, पीपल हेल्ड लिमिटेड मनी, लोगों के पास एक लिमिटेड पैसा होता है, देयरफॉर दे यूज टू कंज्यूम मोर ब्रेड, वो कम पैसा होने के कारण वो ज़्यादा ब्रेड कंज्यूम करते हैं। इन्फीरियर एंड चीपर कमोडिटी एंड लेस मीट, मीट वहाँ महंगा है तो मीट को सुपीरियर गुड्स माना गया, और ब्रेड वहाँ पर सस्ती है तो उसे इन्फीरियर मान लिया गया। अब कॉस्टली कमोडिटी है मीट, इसलिए उसकी तुलना पे जिनकी आमदनी कम होती है वो ब्रेड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं मीट की तुलना में। और ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्रीजेज लेस ब्रेड वाज डिमांडेड देन बिफोर। लेकिन उसमें उन्होंने एक चीज़ महसूस किया कि ब्रेड चूंकि इन्फीरियर गुड्स था, ब्रेड जो था वो आपका इन्फीरियर गुड्स था, और इन्फीरियर गुड्स के जब प्राइस गिरे तो लोगों ने उसके उस गुड्स की डिमांड को बढ़ाया नहीं, बल्कि उस गुड्स की डिमांड को लोगों ने कम कर दिया। या इसको ऐसे समझ लें थोड़ी देर के लिए कि जिस समय मार्केट में प्राइस गिरने लगे
तो इन्फीरियर यानी कि गिफेन गुड्स के भी प्राइस गिरे। तो उस समय इसका फ़ायदा लोगों ने उठाया और क्या किया कि गिफेन गुड्स वाले कस्टमर शिफ्ट हो गए किधर, सुपीरियर गुड्स की तरफ वो शिफ्ट हो गए। और उन्होंने, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि उसका लाइफ स्टाइल ऊपर बढ़े, आगे बढ़े, तो जैसे ही प्राइस में कुछ कमी होती है तो हम अच्छी वस्तुओं को की तरफ भागने का प्रयास करने लग जाते हैं। बुरी वस्तुओं को हम केवल मजबूरी में ही यूज़ करते हैं। The people saved money and used it to purchase meat, and thus the demand for meat increased. लोगों ने क्या किया कि अपने गिफेन गुड्स की जब कीमतें गिरी तो उन्होंने उतना ही यूज किया जितना वो पहले यूज कर रहे थे, लेकिन उनके कुछ पैसे बचे और उस पैसे को उन्होंने कहाँ यूज कर लिया, उस पैसे को उन्होंने मीट खरीदने में यूज कर लिया। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड अ गिफेन पैराडॉक्स। इसे गिफेन का पैराडॉक्स या गिफेन विरोधाभास कहा गया। यानी गिफेन के रूल जो था, गिफेन ने जो लॉ दिया था, गिफेन ने जो बात बताई थी, उसका भी ये अपवाद है, यानी अपवाद का अपवाद है ये। दिस हैपेंस बिकॉज एवरी पर्सन वांट्स टू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है कि हर बंदा ये चाहता है कि उसका रहन सहन का स्तर ऊपर उठता रहे या ऊपर उठे। There is a direct relationship between price and quantity demanded in case of Giffen goods। और गिफेन गुड्स में ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में। यानी कि प्राइस गिरेगा तो डिमांड गिरेगी और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, जो कि मांग के नियम का बिल्कुल उल्टा है। मांग का नियम ये नहीं कहता, मांग के नियम में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जबकि गिफेन गुड्स में ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं देयरफॉर व्हेन प्राइसेस ऑफ गिफेन गुड्स फॉल द डिमांड फॉर इट्स आल्सो फॉल। इसलिए हम कह सकते हैं जब गिफेन गुड्स का प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। इसके बाद एक और प्रश्न पे बात करेंगे। देयर आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इन्होंने कहा मांग के नियम के अपवाद नहीं हैं। अब अभी इसकी ठीक पहले ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें कि गिफेन पैराडॉक्स की बात हुई, गिफेन गुड्स की बात हुई। तो ये तो ओवरऑल दिखाई पड़ रहा है देयर इज़ नो एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो नहीं, एक्सेप्शंस तो हैं और बहुत कम ऐसी चीज़ें होंगी जिनके एक्सेप्शंस नहीं होंगे। तो चलते हैं, इसको भी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। रीज़न क्या दिया गया, अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कंज्यूमर बाय मोर व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस। इन्होंने कहा है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे मूल्य बढ़ने पर भी लोग ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं। when the price of commodity rises and buy less when price of commodity falls, such exception to the law of demand are as follows। अब ये एक्सेप्शंस कैसे फॉलो होता है इसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें ये बताया गया है सच एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड आर एज फॉलोज। नंबर 1, गिफेन पैराडॉक्स। There is a direct relationship between price and quantity demanded in case of inferior goods और लो क्वालिटी गुड्स। अभी ठीक पहले इसको हम लोग ने एक्सप्लेन किया है गिफेन पैराडॉक्स में। दूसरी चीज़ है स्पेकुलेशन यानी सट्टा। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू when people expect the price of rise still further। In this case, although the prices have rise today, consumer will demand more in anticipation of further rise in the price। इसको भी समझ लो स्पेकुलेशन वाले पॉइंट को। इसमें यह बताया है कि आज प्राइस बढ़ा तो डिमांड के जो लॉ ऑफ डिमांड उसके हिसाब से तो घटना चाहिए इसको, लेकिन ये घटता नहीं है, ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है डिमांड? क्योंकि ये डर बना रहता है कि आज अगर प्राइस बढ़ा है तो कल प्राइस और बढ़ जाएगा।
तो क्या करेंगे, कल की डिमांड आज ही शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए कल अगर कोई चीज़ बढ़ने वाली है तो हम आज ही ज़्यादा वस्तुएं खरीद लेते हैं। इसको जैसे अगर पता चल जाए कि आज रात में 12 बजे से पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो देखिए पेट्रोल पंप में लाइन लग जाती है कि लोग जो है एकदम जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं हम जल्दी जल्दी पेट्रोल भरा लें, 2 4 5 लीटर जो भी भरा लें, कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इसको स्पेकुलेशन कहा जाता है। ये एक भविष्य में मूल्य बढ़ने की एक शंका होती है जिसको यहाँ पर कहा जाता है। अगला है फैशन। A product which is in fashion will have a high demand even if the price rises। फैशन के दौर में जो है मूल्य नहीं देखे जाते, प्राइसेस नहीं देखा जाते। बहुत से लोग होते हैं जिनको फैशन के कारण जो है वो महंगी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं। तो फैशन भी एक जो है एक्सेप्शन का पॉइंट है। इग्नोरेंस। समटाइम पीपल बाई मोर ऑफ कमोडिटी एट हाई प्राइस when they are not aware about the price of the commodity at other place। अब मान लीजिए हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर इस किसी वस्तु की कीमत जो है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कीमत जो है एक्स प्रोडक्ट की कीमत जो है 100 रुपये है, लेकिन हमारे यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बाज़ार है, वहाँ पर एक्स प्रोडक्ट की जो कीमत है वो मान लीजिए 90 रुपीज़ है, लेकिन वहाँ से और यहाँ तक में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ के लोग इसे उसी प्राइस पर खरीदेंगे। तो इसको कहते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि जानकारी ना होना, ये भी जो है एक इसका रीज़न हो सकता है। फिर इसके बाद नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ यानी कि आवश्यकता, बहुत ज़रूरी हो जाए जब किसी चीज़ को ख़रीदना, जैसे दवाएं। द डिमांड फॉर सर्टेन नेसेसिटीज़ लाइक बेसिक फूड स्टफ विल नॉट चेंज ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। कुछ ज़रूरी चीज़ें जिनको बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते, जिनको हम कह लें यहाँ पर लाइफ सेविंग प्रोडक्ट लाइक मेडिसिन्स, यानी कि दवाइयाँ। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बिना संभव नहीं होता है, चाहे इनका मूल्य जो भी हो, उन्हें हमें जो है ख़रीदना ही पड़ता है। तो यह भी जो है नेसेसिटीज़ होती हैं, ये इसके एक्सेप्शंस में शामिल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। तो तब तक के लिए नमस्कार।